Hello guys and welcome to the channel. I'm back with my new video of history class 9 chapter 1 the French Revolution. It is the first part, so let's start. The first topic is significance of the storming of Bastille. पहले तो यहाँ पे हम समझते हैं कि बेसिले क्या होता है. बेसिले वॉज अ जेल जहाँ पे जो प्रिजन्स होते थे वॉर के उनको वहाँ पे पनिशमेंट के लिए रखा जाता था. सो फर्स्ट इज बेस्ले वॉज अ सिंबल ऑफ ऑटोक्रेसी. बेस्ले जो था वो ऑटोक्रेसी का एक सिंबल बन गया था. ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कि जहाँ एक पर्सन के पास सारी पावर होती है उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं. तो बेस्ले एक ऑटोक्रेसी का सिंबल बन गया था. सेकेंड है हमारा द बेस्ले वॉज हेटेड बाई ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. बेस्ले जो था वो लोगों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा हेट किया जाता था क्योंकि वहाँ का जो किंग था वो बहुत ज़्यादा क्रूअल था. तो लोग किंग के साथ साथ बेस्ले को भी बहुत ज़्यादा हेट करते थे. थर्ड है हमारा द डिमोलिशन ऑफ द फोर्ट्रेस प्रिजन सिम्बोलाइज द एंड ऑफ द एरा ऑफ डिस्पोटिज्म. अब यहाँ पे क्या था कि जो बेस्ले था वो डिस्पोटिज्म के एरा का एंड हो गया था. मतलब बेस्ले जो था वो सिंबल बन गया था डिस्पोटिज्म के एरा के एंड का. सेकेंड टॉपिक है हमारा इंसिडेंट और इवेंट दैट टुक प्लेस ऑन 14 जुलाई 1789. कुछ इंसिडेंट और इवेंट्स जो हैं 14 जुलाई 1789 को हुए थे उनके बारे में थोड़ा जानते हैं. पहला है द सिटी ऑफ पेरिस वॉज अलार्म्ड इन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789. 14 जुलाई 1789 को सिटी जो है पेरिस वो सुबह सुबह अलार्म की गई थी. सेकेंड है हमारा द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी. जो किंग है उसने अपने ट्रूप्स को कमांड किया कि वो सिटी की तरफ मूव कर जाएं. थर्ड है हमारा रूमर स्प्रेड ऑल अराउंड दैट द किंग वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स. एक अफवाह ऐसी फैली हुई थी वहाँ पे कि जो किंग है वो अपनी आर्मी को बहुत जल्द ऑर्डर दे देगा कि वो सिटीजन्स के ऊपर ओपन फायर कर दें. फोर्थ है हमारा अबाउट 7,000 men and women gather in the front of town hall and formed a people militia. They break into a number of government buildings in search of arms. वहाँ पे करीब 7,000 आदमी और औरत एक फ्रंट टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए थे. अपनी एक छोटी सी मिलिशिया फॉर्म कर ली थी और वहाँ पे सब लोग आपस में बट गए थे वो जो किंग के द्वारा जो ट्रूप्स भेजे जा रहे थे उनके सर्च में. फिफ्थ है हमारा द फाइनली ग्रुप ऑफ 700 पीपल मार्च टुवर्ड द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्ले एंड डिस्ट्रॉयड. फाइनली क्या हुआ था कि जो 700 पीपल्स का जो ग्रुप बना हुआ था उन्होंने बेस्ले की तरफ मार्च किया और उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया. थर्ड टॉपिक है हमारा ये इम्पॉर्टेंट है. मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कर दिया है इस सेशन में. जहाँ जहाँ इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स में जो इम्पॉर्टेंट है मैंने वहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिख के आपको हाईलाइट कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए. तो ये भी हमारा उनमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. कॉजेज विच फोर्स लुइस 16 टू इंक्रीज टैक्सेस. कुछ कॉजेज थे जिसने लुइस 16 को टैक्सेस इंक्रीज करने के लिए प्रेशराइज किया था. पहला है हमारा व्हेन लुइस 60 बिकेम द किंग ही फाउंड हिज ट्रेजरी वाज एम्प्टी बिकॉज ऑफ लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर विच ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस. जब लुइस 16 किंग बना था फ्रांस का तो उसने देखा कि उसकी जो ट्रेजरी थी वहाँ की वो पूरी खाली थी और इतने सालों की जो वॉर थी उसने पूरे फ्रांस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ख़त्म कर दिया था. सेकेंड है हमारा द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट वर्सली एंड अ ह्यूज आर्मी वाज इमेंस. जो वर्सलीज में स्पेस बड़ा करने के लिए जो कोर्ट बन रहा था बड़े आर्मियों के लिए उसका भी मेंटेनिंग कॉस्ट हो रहा था. थर्ड हमारा है द सपोर्ट गिवन टू द अमेरिकन वॉर एडेड $1 billion टू अ डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी रिजन टू मोर देन $1 billion. थोड़ा सा सपोर्ट दिया गया था अमेरिकन वॉर में करीब $1 billion का. लिवर्स जो है हमारा उसे हम फ्रांस की एक करेंसी होती थी उसे लिवर्स कहते थे. तो जो एक करीब $1 billion लिवर्स का सपोर्ट दिया गया था अमेरिकन वॉर के लिए जिसने फ्रांस में 2 बिलियन लिवर्स के करीब डेब्ट एक खड़ा कर दिया था. फोर्थ है हमारे लेंडर्स हु गिव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन. जो लेंडर्स थे जो स्टेट क्रेडिट देते थे उन्होंने अब अपने लोन्स पे 10% का इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया था. द इंक्रीजिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन क्रिएटेड अ बजट डेफिसिट. जो टैक्स का जो इंक्रीजिंग रेट था इंटरेस्ट वो एक बजट डेफिसिट क्रिएट कर रहा था. इट वॉज अनेबल टू मीट रेगुलर एक्सपेंसेस. अब इसकी वजह से जो हमारी रेगुलर एक्सपेंसेस वहाँ के होते थे उनको मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी.
सिक्स्थ हमारा द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस ग्रो रेपिडली विच लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स विच वॉज नॉट फुलफिल्ड। अब वहाँ फ्रांस की पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, और फूड की डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी जो कि पूरी नहीं हो पा रही थी, जिससे यहाँ पे ना सब्सटेंसेस क्राइसिस का माहौल बन गया था। तो अब ये क्या होता है इसके बारे में भी जानते हैं। सब्सटेंसेस क्राइसिस इट वाज एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। वहाँ पे एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन सब्सटेंसेस क्राइसिस से हो गई थी जहाँ पे जो लाइवलीहुड पीपल्स के होते थे वो डेंजर में आ गए थे। दिस इज़ बिकॉज द प्राइस ऑफ एसेंशियल थिंग्स रोज मोर देन देयर वेजेस। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि जो लोगों के वेजेस थे उनसे ज़्यादा उनके जो एसेंशियल थिंग्स के प्राइस थे वो थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोजिशन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी। हम यहाँ पे थोड़ा फ्रेंच सोसाइटी की कंपोजिशन जानते हैं। दिस इज़ ट्रूथ दैट inequality existed in French society in the old regime become the causes of French Revolution। अब यहाँ पे जो था कि inequality जो थी ये सच कहा गया है कि ओल्ड रिजीम की वजह से ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। ओल्ड रिजीम क्या होता है कि उस टाइम का जो मतलब सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन जो फ्रांस का था मतलब 1789 के पहले ओल्ड रिजीम उसको डिस्क्राइब करता है। उसके बाद सेकेंड टॉपिक है हमारा द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन 3 स्टेट। द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट कंप्राइज क्लर्जी एंड नोबिलिटी रिस्पेक्टिवली। फ्रेंच सोसाइटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था जिसे फर्स्ट जिसे क्लर्जी और नोबिलिटी कहा जाता है, और जो थर्ड स्टेट्स होते थे उनमें बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, मर्चेंट, आर्टिशन, पीजेंट्स और सर्वेंट्स ये लोग आते थे। अब इन्हें अगर अच्छे से याद करना है कि थर्ड स्टेट में कौन कौन से लोग आते थे तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक शॉर्टकट बना दिया है जहाँ जैसे आपको मतलब काफ़ी इजी हो जाएगा आपको ये पढ़ने में। मैप्स टीबी, इसको मैप्स टीबी के अगर हम याद कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मैप्स टीबी में क्या क्या होते थे जो कि थर्ड स्टेट में होते थे। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट इंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेज के जो मेंबर्स थे उन्हें जन्म से ही काफ़ी सारे एडवांटेज मिलते थे। देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिविलेजेस वॉज दैट दे वर exempted फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। उनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि उन्हें टैक्स स्टेट को पे नहीं करना पड़ता था। The nobles further enjoyed the feudal privileges. They extracted feudal dues from the peasants who had also rendered services to the lord। अब यहाँ पे क्या था कि जो सेकेंड स्टेट वाले नोबल्स जो थे उनके पास भी एक प्रिविलेज था, फ्यूडल प्रिविलेजेस था, जहाँ पे मतलब जो एक तरीके से जैसे ज़मींदारी सिस्टम होता है उस टाइप में हो गया था, और वो लोग ये इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज में अपने लेते थे। वो लोग जो थे अब वो लोग तो पीजेंट से पहले तो ये टैक्स ले लेते थे, उसके बाद जो थे वो उनको लॉर्ड्स को सर्विसेज के तौर पे दे देते थे। द चर्च ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड इट शेयर्स ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टीथेस फ्रॉम द पीजेंट्स। जो चर्च थी वो भी अपने शेयर ऑफ टैक्सेस पीजेंट से लेती थी जिसे टीथेस कहते थे। ऑल द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स टू द स्टेट। दीज इंक्लूड्स अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टैली एंड मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो जितने भी थर्ड स्टेट्स के मेंबर थे उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था डायरेक्ट स्टेट्स को जिसे टैली कहते थे, और काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी थे। सेवेंथ है हमारा इन दिस वे द बर्डन ऑफ फाइनेंशिंग द स्टेट एक्टिविटीज वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। इट क्रिएटेड हैवी बर्डन ऑन देम एंड क्रिएटेड मच डिसकंटेंट। अब हुआ क्या था कि सारा बर्डन थर्ड स्टेट के ऊपर हो गया था फ्रांस की फाइनेंशिंग सिचुएशन को सुधारने की, और उनके ऊपर ये काफ़ी हैवी बर्डन हो गया था जिससे उनके अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग आ गई थी। अब यहाँ पे अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा टीथे एंड टैली, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। द टैक्स विच वॉज एक्सट्रैक्टेड बाय द चर्च फ्रॉम पीजेंट इज कॉल्ड टीथे। वो टैक्स जो कि चर्च लेते थे पीजेंट से उन्हें टीथे कहते थे। वाइल द टैक्स विच वॉज डायरेक्टली पेड टू द स्टेट इज कॉल्ड टैली। जो डायरेक्टली स्टेट को पे किए जाते थे जो टैक्स उन्हें टैली कहते थे। अब यहाँ पे कुछ बुक्स के नाम हैं हमारे पास और राइटर के नाम है और उनके मेन हेडलाइंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मतलब आ जाते हैं कभी कभी 1 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, सो इसको भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे हम। पहला बुक का नाम है टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। इसे जॉन लॉक ने लिखा था और हेडलाइन है इन दिस बुक लॉक सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क।
इस बुक में लॉक ने ये प्रूव किया था कि जो बिलीफ है गॉड के ऊपर, और मतलब इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन जो है, मतलब गॉड के ऊपर बिलीफ और एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क, इसको उसने इस बुक में प्रूव किया था। सेकेंड बुक है हमारा स्पिरिट ऑफ लॉ, जिसको मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। इसके राइटर का नाम मॉन्टेस्क्यू है। हेडलाइन क्या था? मॉन्टेस्क्यू प्रपोज दैट देयर शुड बी डिवीजन ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट इन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। मॉन्टेस्क्यू ये चाहता था कि जो पावर का, जो गवर्नमेंट के पावर का डिवीजन है, उसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में डिवाइड कर दिया जाए। थर्ड है हमारे द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसको रूसो ने लिखा था। राइटर का नाम रूसो है, जीन जैक रूसो फुल नेम है। हेडलाइन ये है कि रूसो प्रपोज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पे रूसो ने ये प्रपोज किया था कि जो गवर्नमेंट है उसे, या उसके पास एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए पीपल्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। फोर्थ है हमारा फिलोसोफर वांटेड सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। फिलोसोफर्स ये चाहते थे कि जो सोसाइटी है हमारी, वो फ्रीडम मतलब फ्री हो और सबके पास इक्वल लॉज हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो। सिक्स्थ है हमारा आइडियाज ऑफ फिलोसोफर्स वर डिस्कस्ड इन सलून्स एंड कॉफ़ी हाउस एंड इंस्पायर्ड देम टू फाइट फॉर देयर राइट्स। अब क्या था कि जो फिलोसोफर्स के आइडियाज़ थे उन्हें वो सलून्स में और कॉफ़ी हाउस में डिस्कस करते थे, जिससे उन्हें मतलब काफ़ी लोग उनसे इंस्पायर हो गए थे, उनके डिस्कशन से काफ़ी लोग इंस्पायर हो गए थे अपने राइट्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। अब यहाँ पे हमारा एक और इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक आ जाता है, कॉजेज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का कॉज क्या था, अब ये जानते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन किस लिए हुआ था, इसके बारे में जानते हैं। पहला कॉज है हमारा सोशल कॉज। सोशल कॉज में द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट इन द 18th सेंचुरी, इन विच द थर्ड स्टेट वॉज हाईली डिस्क्रिमिनेटेड बाई नोबल्स इन द चर्च एंड द किंग। अब यहाँ क्या था कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसे 3 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया था 18th सेंचुरी में, और जो थर्ड स्टेट थी उसे काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था नोबल्स, चर्च और किंग के द्वारा। सेकेंड है हमारा पॉलिटिकल कॉज। किंग लुइस 16 फॉलोड द एंटी पीपल पॉलिसीज़। लुइस 16 ने एंटी पीपल पॉलिसीज़ की फॉलो करना शुरू कर दिया था। द फ्रेंच आर्मी वॉज इन्वॉल्व इन फाइटिंग कॉस्टली वॉर। अब फ्रेंच आर्मी जो थी वो कॉस्टली वॉर्स में इन्वॉल्व हो गई थी। पीजन आर्टिशन एंड वुमेन हु वर इन मेजोरिटी वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। जो पीजन आर्टिशन और वुमेन जो थे, जो काफ़ी मेजोरिटी में थे, उन्हें असेंबली में जाना उनका एकदम वर्जित था, मतलब उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं था कि वो असेंबली में जा सकें। थर्ड है हमारा इकोनॉमिक कॉज। लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर्स हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। द किंग कोर्ट वॉज एक्स्ट्रावेगेंट, पीपल वर बीइंग हेवली टैक्स्ड टू मीट द स्टेट एक्सपेंसेस, शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यू टू बैड हार्वेस्ट क्रिएट मच अनरेस्ट अमंग द पीपल। इतने सालों की जो वॉर हो रही थी उसने पहली बात तो फाइनेंशियल, जो जितने भी फ्रांस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे उसको तो ख़त्म कर दिया था, और जो किंग का कोर्ट था वो भी काफ़ी बड़ा हो गया था। पीपल जो थे वहाँ के, उनके पास उनको अपने स्टेट के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए काफ़ी भारी टैक्स देना पड़ता था, और वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ फूड का भी हो गया था। किस लिए हो गया था? क्योंकि वहाँ पे बैड हार्वेस्ट हो रहा था, जिसकी वजह से पीपल्स के अंदर काफ़ी डिससेटिस्फेक्शन हो रहा था, काफ़ी मतलब वो लोग परेशान थे कि कैसे वो अपना खाना पीने का इंतज़ाम करेंगे। फोर्थ है हमारा साइकोलॉजिकल कॉज। साइकोलॉजिकल कॉज में क्या आता है? द फ्रेंच फिलोसोफर्स सच एज लॉक, रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू सपोर्टेड द पीपल इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द किंग एंड टू अटेन द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी। जो फ्रेंच फिलोसोफर्स थे, जैसे लॉक हो गए, रूसो हो गए और मॉन्टेस्क्यू हो गए, उन्होंने लोगों को उनके स्ट्रगल के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब किंग के खिलाफ उनके स्ट्रगल में काफ़ी ज़्यादा लोगों को सपोर्ट किया, और उनको अपने आइडियल मतलब लिबर्ट्स और इक्वलिटी के आइडियल्स को पाने के लिए भी प्रेरित किया। फिफ्थ है हमारा इमीडिएट कॉज। ड्यू टू राइज इन प्राइस पीपल वर नॉट इन कंडीशन टू अफोर्ड ब्रेड, दिस स्प्रेड अ रूमर इन द कंट्री साइड दैट लॉर्ड ऑफ द मैनोर आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय पीपल्स रिप क्रॉप। अब यहाँ पे इमीडिएट कॉज ये हुआ था कि प्राइस का जो बढ़ गया था, ब्रेड का जो प्राइस बढ़ गया था वो इस कदर बढ़ गया था कि जो वहाँ के पीपल्स थे वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, और वहाँ पे एक विलेज में, एक कंट्री साइड हमारा विलेज था, मतलब कि वहाँ पे फिर से एक अफवाह फैली हुई थी कि जो लॉर्ड ऑफ मैनोर हैं वो उनके डिस्ट्रॉय कर देंगे क्रॉप्स, जो उनके रिप क्रॉप्स हैं उनको जा रहे हैं वो डिस्ट्रॉय करने। अब यहाँ पे हमारा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया है, मेन फीचर्स ऑफ
फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। अब यहाँ पे कुछ मेन फीचर्स हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का। इट मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि फ्रांस जो था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या मतलब होता है कि वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब यहाँ पे होता है कि पावर इन वन हैंड, मतलब किसी एक के पास पूरी पावर हो। द पावर ऑफ द गवर्नमेंट वॉज सेपरेटेड बाई एज द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड द जुडिशरी। जो गवर्नमेंट की जो पावर थी उन्हें सेपरेट कर दिया गया था एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी में। थर्ड है हमारा, द नेशनल असेंबली वॉज गिवन पावर टू मेक लॉज। नेशनल असेंबली जो वहाँ की थी उन्हें लॉज बनाने के लिए पावर दे दी गई थी। ओनली मैन अबव 25 years of age who paid taxes equal to 3 days labor wage were entitled to vote for the National Assembly। वहाँ के जो आदमी जो कि 25 ईयर्स से ज़्यादा थे और जो 3 दिन के लेबर के वेज के बराबर टैक्स पे करते थे, बस वही लोग नेशनल असेंबली में वोट कर सकते थे। फिफ्थ है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब वहाँ पे जो था कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो गया था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड मैन एंड सिटीजन्स के तहत साथ साथ। इट डिक्लेयर द राइट्स टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ इज नेचुरल एंड इनअलाइनेबल। अब यहाँ पे क्या था कि वहाँ पे ये डिक्लेयर हो गया था राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ इज नेचुरल एंड इनअलाइनेबल, मतलब जो ट्रांसफ़र ही नहीं हो जाते थे, जो बाई बर्थ उनके पास थी वो सब उनको राइट वहाँ पे मिल गई थी। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और मैं जल्द कोशिश करूँगी कि मैं इसका सेकेंड पार्ट आपको जल्दी से दे दूँ। तो इफ़ यू वांट द हैंड रिटन नोट्स, सो आई हैव गिवन माय ईमेल आईडी ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन गो देयर एंड मेल अस। तो हम आपको ये 48 आवर्स के अंदर प्रोवाइड कर देंगे। सो अगर आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करिए। जो आपको कोई भी क्वेरीज होती हैं इसको लेके, तो आप नीचे कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं। हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट।